जय भीम साथियों, आपको सुनाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे द्वारा अभी तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के 3 खंडों पर ऑडियो बनाकर आप तक प्रस्तुत जा चुकी है। ये 3 खंड हैं, खंड 1, खंड 2 व खंड 5। खंड 1 को 14 भागों में, खंड 2 को 16 भागों में तथा खंड 5 को 40 भागों में प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा प्ले लिस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त तीनों खंडों के समस्त भागों को जब मन चाहे, जब आवश्यकता हो, जब कहीं भाषण देने जाना हो, जब कहीं कौन बने करोड़पति जैसी प्रतियोगिता सभाओं में जाना हो, इन्हें प्ले लिस्ट से सुना जा सकता है। चूंकि शुरुआत में मेरे पास अभी अच्छे माइक की व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। श्री सुरेंद्र सिंह द्वारा एक अच्छे माइक की व्यवस्था की गई है, जिसका ऑनलाइन आदेश दिया जा चुका है, जो मुझे प्राप्त हो गया है, उसके हो गया है, जिससे अब साउंड समस्या को ठीक किया जा सकेगा। सभी साथियों को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा एक और सीरीज चलो बुद्ध की ओर भी ऑडियो के रूप में जारी की जा रही है। आगे इन्हीं विषयों पर आपको लगभग 1 वर्ष तक यही कंटेंट्स मिलते रहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में है, जिन्हें 1 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत किया जा पाएगा। इसके बाद बुद्ध और धम्म नामक पुस्तक, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा उनके आखिरी समय में प्रस्तुत की गई थी, उस पर भी कार्य करने का मेरा विचार है। आगे और भी सुझाव अगर आपको किसी अन्य बहुजन ग्रंथ पर आए, उस पर भी काम किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि ये उपरोक्त विषय आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद सभी का। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 3। डॉक्टर अंबेडकर बम्बई विधान मंडल में। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891, परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956। व्यक्तिगत स्तर पर मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति या कन्नड़ संस्कृति या गुजराती संस्कृति। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए, बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए, जो हमारी निष्ठा को डिगाती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यह लक्ष्य है एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं। परामर्श सहयोग माननीय कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी, भारत सरकार। माननीय कल्याण राज्य मंत्री श्री KV थंगावालू, भारत सरकार। श्री माता प्रसाद IAS सचिव, कल्याण मंत्रालय। श्री गंगा दास IAS संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय। सदस्य सचिव डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान। संकलन अंग्रेजी श्री बसंत मूल। अनुवादक तथा पुनरीक्षक
श्री राधे श्याम बंधु, डॉक्टर रतन लाल शर्मा, श्री तेज सिंह, डॉक्टर श्रीमती जी.वी. अरोड़ा, श्रीमती सुमन वाजपेयी, श्री रजनी रमण झा, श्री मोहन लाल प्रेमी, श्री ललितेश्वर मिश्रा, डॉक्टर विनय, श्री सीता राम खोड़ावाल, श्री अशोक, श्री मथुरा प्रसाद नौटियाल, डॉक्टर भगवती प्रसाद निदारिया। आमुख भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतक एवं महान समाजशास्त्री भी थे। उन्होंने भारतीय दर्शन में विद्वान रूढ़िवादी तत्वों को चुनौती दी। वे दलित, शोषित एवं सर्वहारा समाज के मसीहा बन गए, लेकिन उनके विचार एवं साहित्य भारतीय भाषाओं में न होने के कारण आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कल्याण मंत्रालय के संस्थान डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान ने डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित करके यथाशीघ्र प्रकाशित कराने का संकल्प लिया है। गत वर्ष बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर इस वाङ्मय का दूसरा खंड हिंदी एवं तमिल भाषा में प्रकाशित कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अब इस वाङ्मय के तीसरे, चौथे और पांचवें खंड को हिंदी और तमिल भाषा में तथा प्रथम खंड को पंजाबी भाषा में अनुदित करके प्रकाशित किया गया है, जिसे पाठकों को समर्पित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। आशा है कि यह प्रायोजना प्रधान संपादक डॉक्टर श्याम सिंह शशि, संपादक मंडल के सभी सदस्यों, अनुवादकों, पुनरीक्षकों आदि के सहयोग से यथाशीघ्र पूरी होगी और बाबा साहेब के विचार जन जन तक पहुंचकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। सीताराम केसरी, कल्याण मंत्री, भारत सरकार। हस्ताक्षर, नई दिल्ली, 5 मार्च 1993। संदेश, बाबा साहेब हिंदू समाज के सभी दमनकारी स्वरूपों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक मात्र ही नहीं थे, अपितु वह बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। एक राजनीतिक तथा राष्ट्रीय नेता के नाते उन्होंने अपने पीछे संविधान के रूप में एक मूल्यवान विरासत छोड़ी है। उनका यह दृढ़ मत था कि शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने दलितों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अनेक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। शोषितों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर जो संघर्ष किया, उससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक अन्याय से पीड़ित मानवता के उद्धारक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। मुझे प्रसन्नता है कि उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उनके भाषणों और लेखों को खंडबद्ध रूप में प्रकाशित कर रहा है। मैं इस प्रायोजना की सफलता कामना करता हूँ। ठंगा बालू, कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार। सत्यमेव जयते, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, कुमारी शैलजा। संदेश, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो
रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्त शासी संस्थान डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लेखों एवं भाषणों के खंड संख्या 3 का पुनः संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर P.R. अंबेडकर भारतीय सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबा साहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक, मानवीय, गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है। बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शोर गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश ना हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृत संकल्प बाबा साहेब का लेखन प्रबुद्ध मेघा का प्रमाणिक दस्तावेज है। भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्ण व्यवस्था, जिसके तहत मानव में भेद किया जाता था, से डॉक्टर अंबेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉक्टर अंबेडकर में ऐसा जज्बा पैदा हुआ जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया। समतावादी समाज के निर्माण प्रतिबद्धता के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन मनन किया। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अन्य खंडों को भी शीघ्र प्रकाशित करने में प्रयासरत है। मुझे पूरी आशा है कि पाठकों को शीघ्र ही अप्रकाशित अन्य खंड भी पुस्तकों के आकार में प्राप्त हो जाएंगे। आशा है पाठकगण इस खंड के बारे में अपने आमूल विचार एवं सुझाव उपलब्ध करवाएं, जिससे कि इन अनुदित खंडों की गुणवत्ता एवं साज सज्जा को आगामी खंडों में आने वाले समय में बेहतर बनाया जा सके। हस्ताक्षर कुमारी शैलजा। परामर्श सहयोग कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार एवं अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान। श्री डी नेपोलियन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री। श्री पी बलराम नाइक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री। श्री अनिल गोस्वामी, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। श्री संजीव कुमार, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य सचिव डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान। श्री विनय कुमार पाल, निदेशक डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान। श्री कुमार अनुपम, विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर शशि भारद्वाज, संपादक। श्री जगदीश प्रसाद भारती, व्यापार प्रबंधक। श्री सुधीर हिलसायन, संपादक डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान। संपादकीय
हमें यह लिखते हुए हर्ष होता है कि डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय प्रायोजना का कार्य अनेक कठिनाइयों के बावजूद अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में अनुदित करते समय विषयानुसार श्री वसंत बून के अंग्रेजी संकलन को आधार तो बनाया है, किंतु सुविधा की दृष्टि से उसे कुछ अधिक खंडों में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। अनुवाद कार्य अत्यंत कष्ट साध्य होता है तथा उसका पुनरीक्षण और संपादन उससे भी अधिक परिश्रम की अपेक्षा रखता है। हमारे समक्ष समय की सीमा भी है। यद्यपि पूरी प्रायोजना को 2-3 वर्षों में पूरा करने का संकल्प संभव सा लगता है, फिर भी हमें अपने विद्वान अनुवादकों, पुनरीक्षकों तथा संपादन सहयोगियों क्षमता पर पूरा भरोसा है, जिनके अनवरत परिश्रम से हम इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा कर लेंगे। हमारा अपने कृपालु पाठकों से पुनः निवेदन है कि वे इस अनुवाद को साहित्यिक अनुवाद की भांति नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के सीधे सादे रूपांतर की तरह अपनाएंगे तथा बाबा साहेब की चिंतन आत्मसात करेंगे। हमने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अंग्रेजी लेखों एवं भाषणों के दूसरे खंड को पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में 3 खंडों में विभाजित किया है। इन 3 खंडों के विषय हैं डॉक्टर अंबेडकर बम्बई विधान मंडल में साइमन कमीशन के साथ गोलमेज सम्मेलन में हमने उपाधि स्वरूप प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के सर शब्द के स्थान पर माननीय शब्द का प्रयोग किया है। हमें आशा है हमारे साहित्य पाठक माननीय शब्द को उसी रूप में लेंगे। हमारा विश्वास है इस खंड को भी पाठकों का पूर्ववत प्यार मिलेगा। डॉक्टर श्याम सिंह शशि, प्रधान संपादक। विषय सूची आमुख 7, संपादकीय 9, 1 बजट पर चर्चा 15, 2 वित्त अधिनियम संशोधन विधेयक 50, 3 शिक्षा के लिए अनुदान 55, 4 बम्बई विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक 72, 5 बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक 80, 6 बम्बई वंशानुगत क्रम अधिनियम 87, 7 खोती व्यवस्था उन्मूलन विधेयक, खोती महाराष्ट्र में प्रचलित शब्द 111, 8 ग्राम पंचायत विधेयक 120, 9 स्थानीय बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक 140, 10 छोटे किसान रहित विधेयक 146, 11 बम्बई पुलिस अधिनियम संशोधन विधेयक 156, 12 बम्बई नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक 179, 13 मद्य निषेध 181, 14 प्रसूति लाभ विधेयक 185, कोड़े लगाने की सजा 188, मंत्रियों के वेतन विधेयक 190, अपराधी परिवीक्षा विधेयक 218, तंबाकू शुल्क अधिनियम संशोधन विधेयक पेज नंबर पृष्ठ संख्या 203, 19 न्यायपालिका की स्वतंत्रता 205, 20 पृथक कर्नाटक प्रांत का गठन 210, 21 विधानसभा प्रक्रिया 219, 22 औद्योगिक विवाद विधेयक 223, 23 उपद्रव जांच समिति की रिपोर्ट 260, 24 युद्ध में भागीदारी 265, परिशिष्ट फर्स्ट जन्म नियंत्रण के उपाय 291, सेकंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पूछे गए प्रश्न 308, थर्ड
विश्वविद्यालय सुधार समिति अनुक्रमाण का 351। डॉक्टर अंबेडकर बम्बई विधान मंडल में एक बजट पर चर्चा। फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, बजट पर काफी समय से बहस चल रही है और मैं महसूस करता हूं कि जो कुछ भी इस संबंध में कहा जा सकता था वह पहले ही कहा जा चुका है, इसलिए मेरे जैसे नए सदस्य के लिए चुप रहना ही उचित होता। लेकिन मुझे लगता है कि अब भी एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और चूंकि मैं उस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता हूं, अतः उस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यक्ति बजट की आलोचना करता है तो वह शुरू से ही अपने आप को लाचार महसूस करता है, क्योंकि प्रभावी आलोचना का दायरा बहुत सीमित होता है। बजट में कुल अनुमानित व्यय लगभग 36% है। प्रेसिडेंसी का कुल अनुमानित राजस्व 15 करोड़ 50 लाख रुपया है और इसमें से 9 करोड़ 50 लाख रुपये के कार्यपालिका द्वारा परिषद की स्वीकृति के बिना लगाए गए हैं। मेरा मतलब भू राजस्व और उत्पाद शुल्क से है, इसलिए व्यय और राजस्व दोनों को ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो मैं समझता हूँ यह कहना उचित होगा कि आलोचना का क्षेत्र बहुत सीमित है, क्योंकि परिषद तो केवल 64% व्यय और 40% राजस्व पर ही विचार कर सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मैं अपना क्षमता के अनुसार टिप्पणी करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बजट के राजस्व के संदर्भ में माननीय वित्त सदस्य के दृष्टिकोण से और फिर करदाताओं के दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूँ। माननीय वित्त सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि एक अच्छी कर प्रणाली की प्रथम और सबसे अनिवार्य आवश्यकता यह है कि उसे विश्वसनीय होना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कर प्रणाली से अधिक अथवा कम राजस्व की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण बात यह है राजस्व जो भी प्राप्ति होनी है उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से राजस्व देखें तो मुझे लगता है कि भू राजस्व जो बजट की सबसे बड़ी मद है उसमें 50 लाख रुपये तक की घट बढ़त हो सकती है। यदि आप उत्पाद शुल्क को लें, राजस्व का दूसरा बड़ा स्रोत है, तो आप देखेंगे कि सुधारों की शुरुआत के बाद से अब तक उसमें 73 लाख रुपये की घट बढ़त हुई है। इसलिए राजस्व प्रणाली को इन दो मदों द्वारा एक ही परिवर्तित दिशा का अनुकरण करने से उत्पन्न परिणामों के संबंध में विचार करने के लिए मैं अपने मित्र माननीय वित्त सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो मेरे विचार से वह 1 करोड़ रुपये से अधिक का गच्चा खा जाएंगे। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की राजस्व प्रणाली पर माननीय वित्त सदस्य को भरोसा करना चाहिए, लेकिन यह सब देखना मेरा नहीं उनका काम है, क्योंकि इस प्रेसिडेंसी की वित्त व्यवस्था का कार्यभार उन पर है। अध्यक्ष महोदय, राजस्व की इन्हीं मदों पर करदाताओं की दृष्टिकोण से विचार करते हुए मैं मानता हूं कि इस प्रांत की कर प्रणाली अनुचित है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम भू राजस्व को ही लें, चाहे इसे कर कहिए या किराया।
मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि भूराजस्व व्यापारियों के लाभांश पर लगने वाले कर जैसा ही है। यदि ये दोनों कर एक जैसे ही हैं, तो मैं माननीय वित्त सदस्य से जानना चाहता हूँ कि इन दोनों पर कर लगाने की प्रणाली भेदभाव क्यों है। प्रत्येक किसान से उसकी चाहे जो भी आय हो राजस्व वसूल किया जाता है, लेकिन आयकर के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को साल भर में कोई आय नहीं हुई है तो उसे कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह कर प्रणाली भूराजस्व के संबंध में लागू नहीं होती। फसल चाहे कम हुई या ज्यादा, गरीब किसान को भूराजस्व देना ही पड़ता है। आयकर की वसूली करदाता की क्षमता के अनुसार मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर होती है, लेकिन भूराजस्व प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति चाहे 1 एकड़ का मालिक हो या जागीरदार हो या इनामदार हो, उस पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। यह अनुपातिक कर है, किंतु यह विकासोन्मुख नहीं है जैसा कि इसे होना चाहिए। फिर आयकर के अंतर्गत आय की निश्चित सीमा से नीचे आय वालों कर नहीं देना पड़ता, लेकिन भूराजस्व के अंतर्गत व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, उसे लगान अवश्य देना पड़ता है। अब आप उत्पाद शुल्क को ही लें। यह एक ऐसा स्रोत है जिससे बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। इसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि यह एक सार्वजनिक वैधानिक अधिकार है। यह इस आशय से नहीं लगाया गया था कि सरकार राजस्व में वृद्धि करने के लिए समर्थ हो, बल्कि यह एकाधिकार उसकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दिया गया था, ताकि वह जनता की नशाखोरी आदत के बढ़ने से जो नैतिक पतन रहा है उस पर रोक लगा सके। यदि राजस्व उगाही की एकमात्र लक्ष्य है तो सरकारी एकाधिकार की कोई जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा इस एकाधिकार को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, प्रत्येक प्रांत में लोग मद्यपान पर कितना पैसा खर्च करते हैं, यदि आप इसके आंकड़े देखें तो आप पाएंगे कि बम्बई प्रेसिडेंसी नशाखोरी के संबंध में प्रथम स्थान पर है। मैं देखता हूँ कि मद्रास में हर व्यक्ति मद्यपान पर 1-3-7 ब्रैकेट 1.22 रुपया खर्च करता है। बंगाल में 0-7-1 ब्रैकेट में 0.45 रुपये, संयुक्त प्रांत में 0-4-7 ब्रैकेट में 0.28 रुपये, पंजाब में 1-7-8 ब्रैकेट में 1.48 रुपये, बर्मा में 0-13-3 ब्रैकेट में 1.25 रुपये, बिहार और उड़ीसा में 0-8-7 ब्रैकेट में 0.58 रुपये, मध्य प्रांत और बरार में 0-15-0 ब्रैकेट में 0.94 रुपये, आसाम में 0-13-13 ब्रैकेट में 0.83 रुपये। लेकिन बम्बई में यह भयानक आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति 2-2-9 ब्रैकेट में 2.18 रुपया। मैं अपने माननीय मित्र वित्त सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या यह समर्थन करने योग्य प्रणाली है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मद्य निषेध नीति को लागू करने का निर्णय लिया है और इस नीति को सफल बनाने के लिए कुछ उपाय भी किए
किए हैं, लेकिन नशाखोरी कम नहीं हुई है। सबसे पहले इन उपायों में राशनिंग प्रणाली को लागू किया गया। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार ने राशन के माध्यम से देसी शराब की बिक्री की जो सीमा तय की है वह 18,83,804 गैलन है, लेकिन खपत की रोकथाम पर लगाई गई सीमा मात्र एक धोखा और बहाना है, क्योंकि खपत की वास्तविक मात्रा केवल 14,05,437 गैलन है। अर्थात बिक्री की वास्तविक मात्रा खपत की मात्रा से 4,78,367 गैलन अधिक है। मैं समझता हूँ कि मद्य निषेध की नीति को सफल बनाने के लिए जो दूसरा उपाय लागू किया गया वह है सलाहकार समिति की नियुक्ति, लेकिन मुझे पता चला है कि इस सलाहकार समिति के 40% सदस्य मद्य निषेध के विरोधी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि सरकारी पक्ष के सदस्य इस परिषद को उतना मान दे रहे हैं जितना उनसे अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रेसिडेंसी की आर्थिक प्रणाली की विवेचना करते समय मैं माननीय वित्त सदस्य को यह सुझाव देना उचित समझता हूँ कि लोगों की समृद्धि की राज्य की सबसे बड़ी धरोहर होती है। उन्हें उनको दयनीय या भिखारी नहीं बना देना चाहिए। जो राज अपनी जनता को भिखारी बना देता है, अंततः वह खुद भी भिखारी हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ और बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया गया है वह अब समाप्त होने वाला है, अतः मुझे कुछ और समय देने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष, नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब मैं राजस्व के अन्य स्रोतों के बारे में विचार करता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि माननीय वित्त सदस्य प्रेसिडेंसी के स्रोतों का संबंध इस किफायत से नहीं कर रहे हैं जिससे कि प्रेसिडेंसी को पूरा लाभ मिले। उदाहरण के तौर पर राजस्व के स्रोत के रूप में वनों को लें। वर्ष 1921-22 में वनों से 74.9 लाख रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए थे, लेकिन 1927-28 में वनों से केवल 74 लाख रुपये का ही राजस्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप देखेंगे कि राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जब आप वनों पर होने वाले व्यय को देखेंगे तो आप पाएंगे कि व्यय 40 रुपया से बढ़कर 48 लाख रुपया हुआ है। अंतोगत्वा यदि वनों से होने वाले लाभ के बारे में बात करें तो आप पाएंगे कि लगभग 4 लाख रुपये का घाटा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई और लोक निर्माण के बारे में बोल चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि विवरण देने से मेरा समय बर्बाद होगा, लेकिन मैं एक बात अवश्य पूछना चाहता हूँ। अब कि जब सरकार कोई उद्योग या निर्माण अपने हाथ में लेती है तो क्या वह इस कार्य को प्रधानतया राजस्व प्राप्ति के लिए करती है या यह प्रधानतया सेवा के लिए करती है? यद्यपि संयोग से राजस्व भी प्राप्त हो जाता है या फिर यह प्रधानतया सेवा के लिए ही करती है। मैं नहीं मानता कि सरकार ने जो सेवा संबंध काम अपने हाथ में लिए हैं उस संबंध में सरकार की कोई निश्चित या परिभाषित नीति है। उदाहरण के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि इस संबंध में मेरे और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों में भेद हो सकता है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि सिंचाई विभाग से जितनी आय अपेक्षित है वह नहीं होती। मेरे माननीय मित्र कर जांच समिति की रिपोर्ट देखें तो उन्हें पता चलेगा कि पानी की दर बहुत कम है। मेरे विचार से सदन के इस पक्ष के हम सभी सदस्यों का अधिकार है कि हम वित्त सदस्य से प्रेसिडेंसी के स्रोतों के अच्छे प्रबंध की अपेक्षा करें। अध्यक्ष महोदय,
अब मैं इस बजट के व्यय के बारे में विचार प्रस्तुत करूंगा। मैं जानता हूं कि इस सदन के अधिकांश सदस्य घाटे से व्याकुल हो गए होंगे। मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं हुआ हूं। घाटा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे माननीय सदस्यों को भयभीत होना चाहिए। मुझे जिस बात में व्याकुल किया है वह यह है कि बजट का घाटा किसी सामाजिक विकास बड़ी नीति को अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, बल्कि घाटा पूर्णतः प्रशासन के अनुत्पादक खर्च में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य वित्त विभाग के सचिव ने कल सदस्यों को यह कहकर कि वे समझदारी से काम लें, बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने कहा था कि यदि सदन के सदस्य चाहते हैं कि सरकारी पक्ष के सदस्य उन्हें गंभीरता से लें तो उन्हें तर्कसंगत होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं उस दलील के महत्व को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं यह दलील उनके पास वापस भेजना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि इस प्रेसिडेंसी के व्यय में जो वृद्धि हुई है क्या वह न्यायोचित है और क्या प्रशासन की गुणवत्ता के आधार पर उसे न्याय संगत सिद्ध किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप परिषद के प्रशासन के खर्च की वर्ष 1910 से लेकर वर्ष 1927-28 तक की तुलना करें और मैं तुलना के लिए ऐसे भागों के आंकड़े रहा हूं जो उस समय पूरी तरह से प्रांत स्तर के थे और आज भी हैं, तो आप पाएंगे कि सामान्य प्रशासन का खर्च वर्ष 1910-11 में 17 लाख रुपये था, आज वही 126 लाख रुपये हो जाता है। मैं माननीय वित्त सचिव से पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायोचित है। श्री जी बिल्स, यदि माननीय सदस्य मुझे इजाजत दें तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि कल मैंने माननीय सदस्य राव साहब दादू भाई देसाई को स्पष्ट किया था कि बजट के वक्तव्य में जो आंकड़े दिए गए हैं उनको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। सुधारों के पहले जो सामान्य प्रशासन का वर्गीकरण था वह वर्गीकरण इस समय नहीं है। उस समय भूमि हस्तांतरण पर होने वाले खर्च की मद अनुशीर्ष के अंतर्गत रखी गई थी, लेकिन उसे इस समय सामान्य प्रशासन के शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कुछ भी हो, विवरणों में जो भी दिया गया है हम उसे मानने के लिए बाध्य हैं, बशर्ते कि उनमें संशोधन कर दिए गए हों। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, मेरे विचार में इस प्रेसिडेंसी के सामान्य प्रशासन का व्यय बहुत ज्यादा है। वास्तव में इस प्रेसिडेंसी पुराने इतिहास को ध्यान में रखने पर भी इसका कोई औचित्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर आज हमारे पास 4 कार्यकारी पार्षद, 3 मंत्री और उनके मातहत काम करने वाले लगभग 25 सचिव तथा उप सचिव हैं। मेरा मानना है कि मेरे माननीय मित्र वित्त सचिव भी इसे न्याय संगत नहीं कहेंगे। माननीय वित्त सदस्य ने इस प्रेसिडेंसी के प्रशासन की अत्याधिक चूल खर्ची का बचाव करने का बहुत प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ समय और देंगे। माननीय अध्यक्ष, नहीं, माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि मेरे पास समय की बहुत कमी है। उनके पास बोलने के लिए 2 मिनट का समय और है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मुझे जो कहना था अब नहीं कह सकूंगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य के इस भाग में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। हम अपने माननीय सदस्यों से सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा छटनी होनी चाहिए। मैं इसके लिए इनका पूरी ईमानदारी से समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अभी छटनी की बहुत गुंजाइश है। लेकिन महोदय, मैं इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि प्रस्तावित छटनी से कोई बहुत भारी सफलता नहीं मिलने वाली है। छटनी करने पर भी हमें 1 या 2 करोड़ रुपए की ही राहत मिल सकती है, लेकिन क्या इससे हमारी समस्या का निदान हो सकेगा?
मैं जानता हूं कि इस उपाय से हम बजट को संतुलित कर सकेंगे, लेकिन क्या बजट को संतुलित करना ही इस सदन का एकमात्र आकांक्षा है? मैं महसूस करता हूं कि मेरा यह कहना सही है कि अनिवार्य शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा, नशाखोरी से लोगों को मुक्ति दिलाने और जीवन की सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए परिषद अपनी इच्छा के प्रति ईमानदार है। अब मैं सदन को सचेत करना चाहता हूं कि अच्छे काम करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। हर तरक्की की कीमत अदा करनी पड़ती है और जो लोग इसके लिए त्याग करते हैं उन्हें तरक्की के लाभ मिलते हैं। सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, यह घाटे का बजट होने के कारण निस्संदेह एक निराशाजनक बजट है, लेकिन यह के घाटे की वजह से निराशाजनक होता तो उसे गंभीरता से लेना मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था। चाहे जो भी हो, बजट केवल निराशाजनक नहीं है बल्कि मेरे विचार से निंदनीय भी है और स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। महोदय, आप जानते हैं कि हम लोग व्यवहारिक रूप से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रथम दशक को पूरा करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों के 1921 से अब तक की स्थिति का आकलन करना अवश्य लाभदायक होगा। महोदय, इन सुधारों को इसलिए शुरू किया गया था कि सरकार की ओर से स्थानांतरित विषयों को सुरक्षित विषयों से ज्यादा ध्यान मिले। लेकिन महोदय, यदि हम 1921 से अब तक प्रेसिडेंसी के खर्चों का विश्लेषण करें तो हमें क्या ज्ञात होता है? हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई कि नए शासन में विकासोन्मुख उद्देश्यों पर होने वाले खर्च को उन विषयों के मुकाबले जो केवल कानून और शांति व्यवस्था को कायम रखने में मदद करते हैं प्राथमिकता दी जाएगी। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने विभिन्न प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विभागों पर हुए खर्च के कुछ आंकड़े एकत्र किए हैं। महोदय, आपकी अनुमति से मैं उन आंकड़ों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि सदन को ज्ञात हो सके कि स्थिति कितनी शोचनीय है। जो आंकड़े मैं दे रहा हूं वे वर्ष 1920-22 और वर्ष 1925-26 में विभिन्न प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विभागों के खर्चों में हुए प्रतिशत में कमी या वृद्धि को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े इस प्रकार हैं: कॉलम नंबर 1 प्रांत, कॉलम नंबर 2 आरक्षित विभाग, इसके अंतर्गत 2 कॉलम, कॉलम वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत, कॉलम नंबर 3 हस्तांतरित विभाग, इसके अंतर्गत 2 कॉलम है, वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत। मद्रास 1.21 डैश 14.26 डैश, बम्बई 6.33 डैश 5.82 डैश, बंगाल डैश डैश 6.11 डैश, संयुक्त प्रांत डैश डैश 12.57 डैश, पंजाब 10.40 डैश 41 डैश, बर्मा 34.36 डैश 6.44, बिहार और उड़ीसा 5.89 डैश 44.66 डैश, मध्य प्रांत 6.24 डैश 18.15 डैश, आसाम 8.24 डैश 12.75 डैश। महोदय, यदि हम इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो हमें क्या ज्ञात होता है? मुझे यह जानकर खेद होता है और इस सदन के हर व्यक्ति को भी अवश्य दुख होगा कि आरक्षित और हस्तांतरित विभागों के अनुपातिक खर्च के मामले में बम्बई जैसे महत्वपूर्ण प्रांत का स्थान बहुत नीचे है। यहाँ तक कि बर्मा, जिसकी व्यवस्था बहुत ही खराब है, इस संबंध में बम्बई से ऊपर है। महोदय, इसलिए मेरी यह धारणा है कि इसमें जरूर कोई बड़ा घोटाला है। निश्चय ही इस तरीके से बम्बई जैसी महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी की ये व्यवस्था का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा होता अगर माननीय वित्त सदस्य ने हस्तांतरित विभागों पर जितना ध्यान दिया है उससे अधिक ध्यान दिया होता।
आंकड़ों से स्पष्ट है कि आरक्षित विभागों अभाव ग्रस्त से भी बदतर स्थिति में लाकर छोड़ दिया गया है। महोदय, माननीय वित्त सदस्य के होने का क्या लाभ है यदि वह प्रेसिडेंसी की जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। सभी वर्ग समग्र रूप से प्रगति की मांग कर रहे हैं। माननीय वित्त सदस्य जानते ही होंगे कि यह मांग कितनी जोरदार है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि भविष्य में उनसे कुछ आशा की जा सके। महोदय, केवल वित्त व्यवस्था ही गड़बड़ नहीं है, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि इस प्रेसिडेंसी की आर्थिक दशा वास्तव में बहुत गंभीर है। यदि आप वर्ष 1921-22 से लेकर आज तक हर साल की आर्थिक स्थिति समीक्षा करें तो आप पाएंगे कि हर साल बचत में इस हद तक गिरावट होती रही है कि बचत के बजट प्रस्तुत करने के बजाय हम अपनी सारी बचत खर्च कर चुके हैं और अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बजट में लगातार घाटा दिखा रहे हैं। वर्ष 1922-23 में बचत 64 लाख रुपया थी। वर्ष 1923-24 में यह घटकर 29.39 लाख रुपया तक आ गई। वर्ष 1925-26 में 91 लाख रुपये का घाटा रहा और हम जानते हैं कि तब से स्थिति क्या है। महोदय, इन आंकड़ों से आप देख रहे हैं कि इस प्रेसिडेंसी की आर्थिक स्थिति वर्ष प्रति वर्ष बिगड़ती चली जा रही है और मेरा कहना है कि सरकार द्वारा किए गए वायदों को लेकर भविष्य में स्थिति बहुत गंभीर होगी। महोदय, आप जानते हैं कि कर्जे की भी जल्दी ही पूरी अदायगी करनी है। उन कर्जों की अदायगी के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसके परिणाम स्वरूप प्रेसिडेंसी के खाली खजाने पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। महोदय, परिषद और सरकार सबके लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति वचनबद्ध है। परिषद और सरकार ने मद्य निषेध की नीति को लागू करने का भी वायदा किया है। इन तीनों ही मदों का प्रेसिडेंसी की वित्त व्यवस्था पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा और मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई भी माननीय सदस्य इन तीनों ही मदों को क्रियान्वित करने के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त करे। हमारी वित्त व्यवस्था वर्ष प्रति वर्ष इन तीनों मदों को शामिल किए बिना भी खराब होती जा रही है, तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इन तीनों मदों को क्रियान्वित करने पर क्या स्थिति होगी। इस पूरी स्थिति में मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक यह लगता है कि इन सब बातों से माननीय वित्त सदस्य को कोई परेशानी नहीं है। इस बात का वह कभी इजहार नहीं करते हैं कि उन्हें प्रतिबद्धताओं का एहसास है। उनके बजट वक्तव्य से यह नहीं लगता है कि वह इन दायित्वों के प्रति जागरूक है। मेरे विचार में वह केवल एक नाम चलाऊ नीति का ही पालन कर रहे हैं जिसमें आज के अलावा कल की कोई चिंता नहीं है। उनके पास सामान्य नीति की ऐसी कोई रूपरेखा भी नहीं है जिससे भविष्य के संकटों से निपटा जा सके। मेरे बाद निर्णय कि उनका वेद वाक्य वह केवल बजट घाटे को ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सूखा बीमा, अनुदान और वेस्टर्न सहायता में कटौती से क्या लाभ होंगे उसका वह हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि क्या यह छोटी और क्षुद्र उपलब्धियां प्रेसिडेंसी में आर्थिक स्थिरता को लाने में मदद कर पाएंगी। महोदय, मेरे विचार से यह मानना गलत होगा। या तो माननीय वित्त सदस्य हमें विश्वास दिलाएं कि हमारी समस्याओं के निदान स्वरूप इस प्रेसिडेंसी के प्रशासन के खर्च को कम करने की पर्याप्त संभावना है, अथवा वह स्पष्ट रूप से बताएं कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति पर कर लगाए बिना नहीं होगी। मैं आदर पूर्वक महामहिम गवर्नर के कल के भाषण का उल्लेख करना
चाहता हूं, जिसमें उन्होंने संकेत किया है कि कर लगाने के मामले में विधान परिषद पूरी तरह जिम्मेदार है और आवश्यकतानुसार कर लगाना उसके अधिकार क्षेत्र में है। मैं स्वीकार करता हूं विधान परिषद को कर लगाने का अधिकार है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन मामलों में पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि वह किस प्रकार का कर लगाना चाहती है। क्या सरकार ने ऐसा किया है? किंतु इसके विपरीत सरकार बिल्कुल चुप है। वह हमें बताना नहीं चाहती कि वह क्या करने जा रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई योजना बनाने के लिए उसके पास आंकड़े नहीं है। हम सब जानते हैं कि कर जांच समिति ने एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें कई सुझाव हैं जो एक नई और उपयुक्त आर्थिक नीति को शुरू करने के लिए पर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि यह सब माननीय वित्त सदस्य की मेज पर पड़ा हुआ है, लेकिन लगता है कि इस विषय में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। महोदय, मैं समझता हूँ कि स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है और यह बहुत उचित समय है कि माननीय वित्त सदस्य को इससे निपटने के लिए एक कुशल नीति की तरह फैसला करना होगा। है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुंबई नगर। महोदय, मेरे माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह दूसरा आर्थिक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस बजट की अधिक जांच और सूक्ष्म परीक्षण करना स्वाभाविक होगा। बजट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं यह बात नहीं भूल सकता कि बहस में भाग लेने वाले इस सदन के सभी सदस्यों ने इस बजट की प्रशंसा की है। माननीय वित्त मंत्री ने काफी संतोष का अनुभव किया होगा कि सभी वक्ताओं ने उनके कार्य की प्रशंसा की है, लेकिन मुझे आश्चर्य तो इस बात से है कि इस बजट की उस प्रकार प्रशंसा नहीं हुई है जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ताओं ने की है। उन्होंने जो आर्थिक वक्तव्य प्रस्तुत किया है उस पर मैंने काफी मनन किया है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह बजट अभी तक मेरी जानकारी में सबसे घटिया ही नहीं बल्कि एक खोखला और सारहीन बजट है। इसमें ना तो भविष्य के बारे में कोई कल्पना है और न ही उन समस्याओं को पहचानने का प्रयास है जिससे यह प्रेसिडेंसी जूझ रही है। ऐसा कहने में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन मैं कथन की पुष्टि में कुछ पूछना चाहूंगा। महोदय, एक मद के लिए सरकार मेरी प्रशंसा की बात हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रशंसा मेरे माननीय मित्र के लिए नहीं बल्कि माननीय गृह मंत्री के लिए होगी। मैं नई योजना की मद संख्या 45 का उल्लेख करना चाहता हूँ। इसमें 36,217 रुपये अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था पुलिस बल में वृद्धि के लिए है। महोदय, इस सदन के सरकारी पक्ष के सदस्यों का सरकार बनाने से पहले पुलिस के साथ संबंध सभी जानते हैं। मुझे सफेद पोशाक में कुछ लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुलिस के पीछे पीछे चलते हुए पीली टोपी हाय हाय के नारे लगाने वाला दृश्य अच्छी तरह याद है। एक समय जुल्म और दमन का हथियार समझी जाने वाली पुलिस के साथ कांग्रेस पार्टी की दोस्ती वास्तव में ऐसा मामला है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री की उनके लिए रुपये की मांग तथा वित्त मंत्री को के लिए वित्त व्यवस्था करने की बधाई देनी चाहिए। मेरी मान्यता के अनुसार उन्हें पुलिस बल की निश्चित रूप से आवश्यकता है। उन्हें पुलिस वालों की वफादारी की जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वह पुलिस वालों को लेकर क्या कर रहे हैं। इसका उदाहरण अभी हाल ही में देखा है। पुलिस बल का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं धारावी में हुए गोलीकांड का उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं महसूस करता हूँ, श्रमिकों के हितों के प्रति वर्तमान सरकार की हमदर्दी नगण्य है और मुझे विश्वास है कि नए श्रमिक
वर्गों के खिलाफ और भी पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ेगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल को भी अपनी असलियत दिखाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। अब मैं इस विषय को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके संबंध में सरकार श्रेय ले सके। महोदय, अब मैं सर्वप्रथम सदन का ध्यान वित्तीय अनियमितताओं के कुछ उदाहरणों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे सामने 5 मदें हैं जिन्हें मैंने माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त वक्तव्य से लिया है, अर्थात मद संख्या 53 जिसमें शिक्षा के लिए 24 लाख रुपए, मद संख्या 105 जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 4 लाख रुपए, मद संख्या 46 जिसमें स्वैच्छिक पुलिस बल के लिए 25,000 रुपये, मद संख्या 100 जिसमें श्रमिक सुविधाओं के लिए 1 लाख रुपये और मद संख्या 67 जिसमें ईरानी हकीमों के प्रशिक्षण के लिए 80,000 रुपये के खर्च की व्यवस्था है। महोदय, जो अधिकृत रिपोर्ट ब्लू बुक वितरित की गई है उसको देखने से पता चलता है कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि वित्त प्रस्ताव में शामिल की गई इन मदों के लिए कोई भी योजना अस्तित्व में नहीं है। ये सभी शेर जिन पर खर्च करने का विचार है अभी विचाराधीन है। उन्हें स्वयं ही नहीं पता है कि ये उद्देश्य क्या है जिन पर यह रुपया खर्च होना है। दूसरी बात यह है कि सदन ने कोई वैधानिक उपाय नहीं पारित किया है जिसके जरिए इन मदों पर खर्च किया जा सके। महोदय, ये खर्चे सदन से जाली चेक की मांग करते हैं जिससे कि सरकारी सदस्य इसी पूरी आजादी के साथ किसी भी चीज पर मनमाने ढंग से खर्च कर सके और यह खर्च शिक्षा, पुलिस आदि जैसे शीर्षों के अंतर्गत दिखा सके, जिसके लिए कुल मिलाकर 31 लाख रुपए की मांग की गई है। अब यदि कोई इस तथ्य पर विचार करे तो आसानी से समझ सकता है कि नई मदों की सारी रकम जिसे माननीय वित्त मंत्री ने मौजूदा बजट में जोड़ा है लगभग 1.16 लाख रुपए होती है और इस राशि को सरकार सदन के हाथ से निकालकर अपने तरीके से खर्च करना चाहती है। महोदय, मुझे यह कहना पड़ता है कि सरकार लगातार सदन के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री दुर्भाग्य से यहाँ उपस्थित नहीं है और इसका मुझे खेद है, क्योंकि मैं 1-2 बातों का हवाला देना चाहता हूँ जिसके लिए वह जिम्मेदार है। मैंने प्रायः देखा है कि जब से कांग्रेस सरकार ने कार्यभार संभाला है, माननीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस सदन को ऐसे किसी नियम के संबंध में निर्णय करने का अधिकार नहीं है जिसे सरकार ने सदन द्वारा पारित किसी खास कानून के तहत संपन्न किया हो। महोदय, मेरा कहना है कि यह इस सदन के प्राधिकार का अतिक्रमण है। मैं यह कह सकता हूं कि इस तरह के कई नियम हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो सिर्फ प्रशासनिक नीति को क्रियान्वित करने में ही इस्तेमाल होते हैं। कुछ नियम केवल कानून के हिस्से हैं और मैं दावा करता हूं कि जहां कोई नियम कानून का हिस्सा है तो इस सदन को न केवल मौलिक कानून बल्कि नियमों की भी समीक्षा करने का अधिकार है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि कोई सरकार यह अधिकार कैसे हथिया सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है। समय असमय इसने सदन के इस विशेषाधिकार का अतिक्रमण किया है। रुपये का निकालना, खाली चेक की मांग करना मैं सदन के विशेषाधिकारों का एक और अतिक्रमण मानता हूँ। महोदय, मैं नहीं जानता कि अब क्या परिस्थितियां हैं, परंतु हस्तांतरित नियम कहे जाने वाले पुराने भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों से मैं भली भांति अवगत हूँ।
माननीय वित्त मंत्री मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि हस्तांतरणीय नियमों के एक भाग में वित्त विभाग का, जिसे संविधान कहते हैं, शामिल था। पुराने भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त यह एक आधारभूत सिद्धांत था कि वित्त विभाग हस्तांतरणीय विभाग नहीं होना चाहिए। वित्त विभाग को हस्तांतरणीय विभाग न मानने के लिए अत्यधिक ठोस कारण दिया गया था। वित्त विभाग का उद्देश्य पहरेदार की भूमिका निभाना था। किसी भी मंत्री द्वारा अपने अधीन विभाग के लिए प्रस्तुत की गई खर्चे की मांग की जांच करना वित्त विभाग का काम है। वित्त विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य केवल यह देखना ही नहीं था कि किसी मंत्रालय ने किसी खास मकसद से जो धन मांगा है क्या वह जरूरी है और क्या प्रेसिडेंसी की वित्तीय परिस्थितियों में उसे स्वीकार किया जा सकता है, बल्कि उसे यह भी देखना होता है कि क्या अनुदान मांग को मदों के अनुसार अलग अलग मद में रखा गया है। मुझे विश्वास है कि हालांकि 1919 का भारत सरकार अधिनियम निरस्त हो गया है और उस अधिनियम के अंतर्गत जो हस्तांतरणीय नियम बनाए गए थे उनकी भी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं है, परंतु उन हस्तांतरणीय नियमों में जो सिद्धांत रखे गए थे वे तो अस्थायी होने चाहिए और उनका सदा पालन होना चाहिए। जब से विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका पर नजर रखने के उद्देश्य से स्थापित किए गए वित्त विभाग को नियंत्रण रखने वाली मशीनरी के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में मान्यता दी गई है, तब से सदा इस बात को स्वीकार किया गया है कि कोई मंत्री विधानमंडल के समक्ष एक मुश्त राशि की मांग प्रस्तुत नहीं करेगा जब तक वह उन सेवा विशेष मदों का खुलासा न करे जिन्हें मांग में शामिल किया गया है। इसके दो कारण हैं। एक तो सदन को ब्यौरेवार यह पता होना चाहिए कि किस मद पर रुपया खर्च किया जा रहा है। दूसरे, परीक्षण लेखा विभाग के लिए यह जानना आवश्यक है कि सदन द्वारा स्वीकृत धनराशि किस प्रकार खर्च हुई है। महोदय, मेरा कहना है कि यह अक्षम है कि सरकार सदन के समक्ष केवल इतना कहने का दुस्साहस करे कि उसे अमुक मद पर खर्च करने के लिए 31 लाख रुपया चाहिए, जिसके औचित्य के संबंध में सदन ने कभी भी कोई निर्णय नहीं किया है और ब्यौरेवार इस धनराशि को कैसे खर्च किया जाए इस संबंध में सरकार ने स्वयं कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं इस दुस्साहस की कहूँगा कि अब बजट की बात करें। मैं बजट में निहित विभिन्न मदों की तफसील के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसा करने में काफी समय लग जाएगा और यह सामान्य बहस के दौरान खर्चे का ब्यौरा देने का उपयुक्त अवसर भी नहीं है। मैं बजट के सामान्य पहलू तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। हमारे सम्मुख जो प्रमुख समस्याएं हैं तथा वित्त मंत्री महोदय द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए किए गए उपायों के बारे में ही मैं बात करूंगा। पहली बात यह देखने की है कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के इस बजट में 1,16,67,000 रुपये की नई मदें जोड़ी गई हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह वास्तव में हमारी गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। महोदय, हमें इस राशि